हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्ट्स जिन्होंने रेशियलिज्म को क्रिएट किया, जो 1850 टू 1885 के बीच में देखने को मिलते हैं। क्या है ये एक्ट और इस पर इंडियंस का क्या रिएक्शन होता है, उनको हम जानेंगे और समझेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं 1850 के पीरियड से, जहां पे हमें दो एक्ट्स देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्ट है दैट इज ब्लैक्स एक्ट। ब्लैक्स एक्ट, इसी के जैसा सिमिलर एक्ट हमें देखने को मिलता है इसी के रिलेटेड, दैट इज इल्बर्ट बिल एक्ट। इल्बर्ट बिल जो कि 1883-84 इस पीरियड में हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो हम इसको यहां पे समझते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक ब्रिटिशर है, मान लेते हैं मिस्टर सैम। ठीक है, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, नशे में है, और अचानक से जैसे मान लेते हैं रात को इंडियन सो रहे हैं और उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा देते हैं। कुछ इंडियंस है जो मर जाते हैं। अब उनसे क्राइम हो गया, अब ये केस जाएगा जुडिशरी में। जब जुडिशरी में जाएगा तो इस केस की जो हियरिंग होगी वो ब्रिटिश जज करते थे। ठीक है, ब्रिटिश जज होगा। जो ब्रिटिशर्स हैं उनका केस, या एक तरीके से वाइट और ब्लैक, इंडियंस को ये ब्लैक कहते थे और खुद को ये वाइट कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश करते थे। तो जो भी वाइट पीपल होंगे उनका केस ब्रिटिश जज ही हियर कर सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन होती थी 1850 से पहले। अब 1850 में क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, जो कि लॉ करते हैं, और वो इतने कैपेबल हो जाते हैं जो जुडिशरी में पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब कुछ इंडियंस इतने कैपेबल हो गए हैं कि वो भी अब जो ब्रिटिशर्स हैं या वाइट्स हैं उनका केस ये हियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये जो एक्ट है ये एक्ट आता है प्रो इंडियन। ठीक है, कि भाई इंडियंस आगे से अब वाइट लोगों के जो भी केस होंगे उनके केस को भी हियर कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? लेकिन अब ये तो वाइट लोग इस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट करें? नहीं, इन्होंने कहा नहीं, ये बात हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई जिन्होंने हमें, या एक तरीके से हमने जिनको सिखाया है, ठीक है, कल तक ये हमसे ही पढ़ते थे कि लॉ क्या होता है, वो सब हमने सिखाया, और आज ये उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। मतलब हम सीनियर हैं और ये जूनियर है, ये हमें हमारी जजमेंट है वो देंगे, हमारे केस को सुनेंगे नहीं। तो इस पर हमें देखने को मिलता है वाइट म्यूटिनी। आप बिल्कुल वैसा ही समझिएगा जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपने नोट्स बनाए और आपका एक फ्रेंड है, उसने आके आपसे पूछा कि यार भाई मुझे भी तैयारी करनी, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपने हेल्प कर दी उसकी, आपने उसको नोट्स दे दिए। अब वो नोट्स पढ़ के अब वो आप ही को ज्ञान देना शुरू करे तो आप कहोगे यार तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तूने तो खुद मेरी ही नोट से पढ़ा है। तो वैसी ही सिमिलर कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वाइट पीपल जो ये कह रहे हैं कि हमने ही इनको बनाया, इंडियंस को बनाया, इन ब्लैक्स को बनाया, और ये हमें ही अब ज्ञान देना शुरू करेंगे, हमारे जो केसेस होंगे उनके जज अब ये होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर हमें देखने को मिलती है वाइट म्यूटिनी। वाइट म्यूटिनी कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में जो इंडियंस को पावर दी गई थी उसके अगेंस्ट था कि नहीं, ये पावर नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 1850 में हमें ये एक्ट देखने को मिलता है ब्लैक्स एक्ट, जिसको कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये जब इस तरीके का हमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस एक्ट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, रिवोल्ट करते हैं कि नहीं ये वापस लीजिए, ये एक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया। ठीक है, सस्पेंडेड। लेकिन बाद में इल्बर्ट बिल आता है 1883 में और 84 में, तो वापस से दोबारा से वाइट्स के अगेंस्ट हो गया। अब फिर दोबारा से वाइट्स बोलेंगे कि भाई नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। तो फिर बाद में इसको सेटल किया गया और बोला गया कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ऐसा करेंगे
कि इंडियंस हैं वो भी कैपेबल हैं, लेकिन होगा क्या, जब भी ऐसा कोई केस होगा जहां पे इंडियंस को जज बनाया जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, एक जूरी इस्टेब्लिश करेंगे। जूरी क्या होती है, एक हम ये कह सकते हैं मल्टी जजेस की बेंच होती है, ठीक है। उसमें मान लेते हैं कि 5 जज होंगे जो इस केस को हियर करेंगे, ठीक है। उसमें से मेजोरिटी है, हम वो ब्रिटिशर्स रखेंगे, ब्रिटिश जज रखेंगे, और माइनॉरिटी में हम इंडियन जजेस को रख लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके का सेटलमेंट किया गया फाइनली इसमें कि 3 जज होंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे और 2 जज होंगे वो इंडियंस होंगे। तो इस तरीके का हमें एक्ट देखने को मिलता है, इल्बर्ट बिल, ठीक है, जो 1883 के पीरियड में, 84 पीरियड में हमें देखने को मिलेगा। इसका सेटलमेंट इस तरीके से किया गया। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो ये एक्ट प्रो इंडियंस है, लेकिन अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के। पॉइंट क्लियर? ठीक है। सेकंड बिल आता है हमारे पास में 1850 के पीरियड में, दैट इज लेक्स लॉकी एक्ट। सेकंड, दैट इज लेक्स लॉकी। ये एक्ट क्या है? ये एक्ट एक्चुअल में रिलीजन से रिलेटेड है, रिलीजन रिलेटेड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि क्रिश्चियनिटी को जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। बहुत सारे वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं जो अब क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेटेड हो गए तो वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने एजुकेशन ली, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप अपने रिलीजन को चेंज करके और अब आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर आप इस तरीके की सिचुएशन करते हो तो आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बातें क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो ये देख रहे हैं कि यार बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलीजन को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली के डर से वो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, वो रिलीजन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम ये कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को कंप्लेन की इस चीज़ की कि आप कुछ करिए, रिलीजन अगर यदि आपको क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है तो आप कुछ ऐसा एक्ट लेके आइए जिसकी वजह से ये जो बंदा है ये अपने रिलीजन को चेंज करे और उसको अपनी फैमिली से भी डरना हो, क्योंकि आप फाइनली जाके तो आपको घर में ही रहना है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वहीं रहनी है। अगर आपके पास ना प्रॉपर्टी रहेगी ना फैमिली रहेगी तो फिर आप रिलीजन को चेंज करके करोगे क्या? तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने ब्रिटिशर्स से डिमांड की कि आप कुछ ऐसा एक्ट लेके आओ जिसकी वजह से इस बंदे के दिमाग में जो फियर है चेंज ऑफ रिलीजन का, कि इसकी फैमिली भी चली जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, वो सारा खत्म हो जाए ताकि ये इजीली अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास देखने को मिलता है लेक्स लॉकी एक्ट, 1850 के पीरियड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्ट में बोला गया कि अगर कोई भी बंदा अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहता है, अपनी चॉइस है, अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो हिंदू रिलीजन को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में जाना चाहता है, मुस्लिम रिलीजन को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है, ठीक है। साथ में उसकी जो इनहेरिटेंस है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उससे नहीं छीनी जाएगी, वो एज इट इज़ रहेगी। भले ही वो रिलीजन चेंज कर ले उसके बाद भी एज इट इज़ रहेगा, उसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अब ये एक्ट आ गया, अब इंडियंस इस बात को देख के ना अगेंस्ट हो जाएंगे, उन्होंने इसके अगेंस्ट वॉइस करना शुरू किया रेज कि भाई ये एक्ट हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, हमारे ही बच्चों को हमसे ही छीना जा रहा है। तो वेस्टर्न एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है, बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया कि भाई नहीं, ये नहीं चलेगा, आप हमारे रिलीजन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो और हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का एक्ट हमें देखने को मिलता है 1850 में, लेक्स लॉकी एक्ट। पॉइंट क्लियर। तीसरा एक्ट आता है 1868 में, दैट इज इनकम टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअल में इस एक्ट को 1860 के पीरियड में भी लाया गया, पहले 1860 में लाया गया था, लेकिन इसको विड्रॉ कर लिया गया। बहुत सारे रीज़न रहे, क्योंकि उससे पहले ही हमें देखने को मिलता है 1857-58 में 1857 रिवोल्ट ख़त्म होता है, ठीक है, और 1868 में फेमाइंस की सिचुएशन है, बहुत बुरी तरीके से हमें बहुत बुरी हालत देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने दोबारा से इसको री इंट्रोड्यूस किया और इस एक्ट को लेके आए, इनकम टैक्स एक्ट, कि लोगों की जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, हम खाना कहाँ से खाएं? आप उसके ऊपर से हमारी जो इनकम है उसके भी ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हो। लैंड पे हम टैक्स दे रहे हैं, वो अलग है, ऊपर से अब जो इनकम होगी उसके ऊपर भी आपको टैक्स देंगे। आपने 1858 में आपने एक एक्ट लेके आया है, उसमें बोला हम आपके वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, आपका वेलफेयर करेंगे, आपका अब से जो कंट्रोल है वो क्वीन के हाथ में है। और क्वीन ने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपको एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हम हटाते हैं और डायरेक्ट आपके ऊपर कंट्रोल लेके आता है किंग और क्वीन का। आपने बोला था कि हम आपके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, आपके वेलफेयर की बातें करेंगे, लेकिन आज हमारे यहाँ पे इतने सारे फेमिन्स हैं, आपको ध्यान देना चाहिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे ये जो फेमिन लाइक सिचुएशन है, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस है, जहाँ पे लोग मरने लग रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, आप कमर्शियलाइजेशन किए जा रहे हो, आप इन सब चीज़ों को रोको, ठीक है। तो लोगों ने इसको अपोज करना शुरू किया। फिर यहाँ से कुछ लोगों ने, अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन्होंने स्लोगन दिया, और वो स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमारा पहली चीज़ तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हम टैक्स काहे का दे, क्यों दे टैक्स? हमसे कोई पूछ नहीं रहा है किस बात पे आप टैक्स लगाए जा रहे हो, किस लिए नए नए टैक्सेस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, ना हमारी रिप्रेजेंटेशन है, तो हम आगे से कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का एक्ट हमें देखने को मिलता है 1868 में, इनकम टैक्स एक्ट। पॉइंट क्लियर? फिर आते हैं हम 1870 के पीरियड में, और 1870 में हमें दो एक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला एक्ट है 1870 में, दैट इज एजुकेशन कट्स इन बंगाल। एजुकेशन कट्स इन बंगाल क्या है ये? देखो, ये सीधा सीधा हमारे पास में एजुकेशन को रोकने की बात कर रहे हैं, किसमें? बंगाल में। क्यों? क्योंकि बंगाल वाले रीजन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे पहले एजुकेशन लेते हैं, इनमें रेनिसो होता है, ठीक है, ये लोग सबसे पहले अवेयर होना शुरू होते हैं, एजुकेटेड होना शुरू होते हैं, तो इन लोगों के पास में अवेयरनेस आना शुरू होती है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि हमें यहीं से हमें देखने को मिलती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी आएगी आगे चल के, तो ये लोग हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब एजुकेशन आएगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो ये लोग प्रेस के थ्रू, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना शुरू करेंगे, लोगों को अपने पॉइंट एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे और बताना शुरू करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो आपके वेलफेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको लूट के ले जाना चाह रहे हैं। अब लोगों तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके थ्रू? प्रेस के थ्रू। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली बंगाल वाले रीजन से। ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई ये जो लोग हैं, ये सारा खेल हो रहा है एजुकेशन की वजह से, और एजुकेशन जैसे जैसे आ रही है लोगों में, वैसे वैसे ये जो प्रेस के थ्रू एक दूसरे को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसके लिए इस यूनिटी को हमें तोड़ना पड़ेगा। वो तभी तोड़ सकते हैं, हमें इनकी एजुकेशन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें बोला गया कि आप एजुकेशन ले रहे हो लेकिन साथ में बहुत सारी सेडिशियस एक्टिविटीज को करने लग रहे हो, देशद्रोही काम करने लग रहे हो, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप बोलने की कोशिश कर रहे हो प्रेस के थ्रू, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सब थॉट प्रोसेसेस को सप्रेस करने के लिए हमारे पास में ये एक्ट देखने को मिलता है और इसी को बोला जाता है एजुकेशन कट्स इन बंगाल, ठीक है। होगा क्या बाद में सप्रेशन, पॉइंट क्लियर। 1870 में एक और एक्ट आता है, दैट इज आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, जैसे हमारे पास में एजुकेशन को देख के ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक डर का माहौल है कि भाई अगर यदि ये लोग एजुकेशन ले गए तो धीरे धीरे ये लोगों के सामने अपने थॉट्स रखना शुरू करेंगे, प्रेस के जरिए ये लोगों तक पहुंचने की शुरुआत करेंगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स को हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब ये तो सिर्फ एक एजुकेशन है, एक पेन की जो एक तरीके से आप कह सकते हो सिर्फ पेन की पावर है, प्रेस में तो सिर्फ एक पेन की पावर है। यहाँ पे कह रहे हैं 1857 में रिवोल्ट होता है, वो वेपन्स की कमी थी जिसकी वजह से इंडियंस हार जाते हैं हमसे, ठीक है। अगर इंडियंस के पास में वेपन्स होते, अच्छे वेपन्स होते, ठीक है, जो उनके अगर हम उनके कल्चरली जो वेपन्स थे जैसे तलवार हो गई, अगर यदि उनको हटा दे और उनके हाथ में पिस्टल दे देते तो क्या होता, हम हार सकते थे, ठीक है। तो अगर इंडियंस के हाथ में कुछ ऐसे वेपन्स आ गए जो अगर यदि वो उनको कैरी करने लग गए तो हमें ये कभी भी दोबारा से उसी तरीके का रिवोल्ट हो सकता है और यूनिटी लाने का काम ये प्रेस करने लग रहा है। और अगर ये लोग एक दूसरे के साथ में मिल गए, इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे हमारे लिए यहाँ इंडिया में रूल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे आता है आर्म्स एक्ट। इसमें बोला गया कि इंडियंस अगर किसी भी तरीके का कोई भी आर्म्स रखने की बात करेंगे, किसी के पास भी आर्म्स नहीं होना चाहिए। अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस अलाउड होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको पहले। अगर इंडियंस किसी भी तरीके का वेपन कैरी करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप कैरी नहीं कर सकते हो या रख नहीं सकते हो। वहीं ब्रिटिशर्स हो गए या कोई भी एंग्लो इंडियन हो गया, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे भी रख सकते हैं, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फॉरेनर है वो अगर कोई भी वेपन रखना चाहता है, कोई भी आर्म्स रखना चाहता है, रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडियन अगर कोई भी आर्म्स या वेपन्स कैरी करना चाहता है तो उसके लिए पहले ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है, पॉइंट क्लियर है। तो ये हमें एक्ट देखने को मिलता है 1870 में। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की, दैट इज नेक्स्ट एक्ट आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्योंकि सारा खेल किससे हो रहा है, यूनिटी किससे आ रही है, प्रेस के जरिए। तो 1878 में इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्योंकि यूनिटी आना एजुकेशन के थ्रू, प्रेस के जरिए, एजुकेशन आई लोगों में, फिर वो प्रेस के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, मैगजीन्स के जरिए वो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई भी गलत शब्द यूज़ करना या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बातें बोलना जिससे लोग भड़के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो सब रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब आता है, 1878 में। इसमें बोला गया कि आप कोई भी प्रेस अगर चलाना चाहते हो तो पहली चीज़, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को तो लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स थे, बहुत सारी ऐसी प्रेस चल रही थी जो कि लोकल लैंग्वेज में अपने न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करते थे, ठीक है। तो अब लोकल लैंग्वेज तो ब्रिटिशर्स नहीं पढ़ पाएंगे,
अब उनको क्या पता है कि इस न्यूज़पेपर में क्या छपा हुआ है, तो उन्होंने पहली रेस्ट्रिक्शन लगाई कि आपको आगे से अगर कोई भी प्रेस चलानी है तो आप सबसे पहले उसको इंग्लिश में ही प्रेस को चला सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेस चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, पहले सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि ये इंश्योर हो सके कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी तरीके का कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी बातें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लिख रहे हो। ठीक है, अगर आपने कुछ भी ऐसा लिखा तो आपकी ये जो अमाउंट है वो फॉरफिटेड हो जाएगी। ठीक है, जब्त कर ली जाएगी, वो ले ली जाएगी, आपको दोबारा से डिपॉजिट करनी पड़ेगी और फिर दोबारा से आपको शुरू से काम करना शुरू करना पड़ेगा। इंग्लिश में ही आप उनको चला सकते हो। इस तरीके का एक्ट हमें देखने को मिलता है। यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि अमृत बाजार पत्रिका आती थी, जो कि लोकल लैंग्वेज में थी, बंगाली लैंग्वेज में थी, लेकिन उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया और फिर चलाया गया। ठीक है, इस एक्ट के बाद में। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में कुछ एक्ट्स हैं जो इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी पीरियड में हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक लिटन और एक रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, दो वाइसरॉयज देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या काम किया और उन्होंने किस तरीके के काम किए। एक पॉजिटिव काम करेगा, इंडियंस के फेवर की बातें करेगा, इंडियंस को यूनाइट करने की बात करेगा। जो लॉर्ड रिपन है, ये इंडियंस को कुछ पावर देने की कोशिश करेगा कि इंडियंस को लेके कि इंडियंस में यूनिटी आए, इंडियंस एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करे। ठीक है, तो ये इस तरीके का काम करना शुरू करेगा। लिटन है जो हमें 76 टू 80 के पीरियड में देखने को मिलता है। इसकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो इंडियंस के ऊपर बर्डन, एक तरीके का जो बोझ होता है, वो डालने की कोशिश करेगा। कैसे? इस पीरियड में सबसे पहले तो हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में बहुत सारे फेमिन्स। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ख़राब थी कि लोग मरने लग रहे थे। अगर हम गलियों को देखें तो वहाँ पे लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 1877 में ये क्वीन विक्टोरिया को बुलाते हैं कि आप आइए, हम आपका कोरोनेशन करेंगे। इनको इंडिया में बुलाया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया, जहां पे ये बोला गया हम क्वीन विक्टोरिया को यहां पर कोरोनेट करेंगे। इतना सारा खर्चा किया गया, इतना सारा खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा ये यहाँ पे करते हैं, जबकि यही पैसा अगर यदि वो फेमिन्स में रिलीव में करते तो कुछ अलग सिचुएशन हो सकती थी। ठीक है, खैर 1878 में ये लेके आते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह भी अभी हमने देखा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, यही लेके आते हैं, लिटन इंट्रोड्यूस करेगा। अगर हम बात करते हैं तो ICS की, ठीक है, सिविल सर्विस की बात करें तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इंडियंस को ये बिल्कुल भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करने से रोकना चाहते थे कि इंडियंस हमारे बराबर में बैठते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, हमें इनको यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विसेज के लिए जो एज लिमिट है हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। अगर एज लिमिट रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली इंडियंस आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडियंस है वो एक ज़्यादा उम्र के होके उसके बाद में वो एजुकेशन लेना शुरू करते हैं तो एज लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, तो इंडियंस एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने 21 ईयर्स से 19 ईयर्स कर दी। ये जो एज लिमिट है इन्होंने लगा दिया। अब इसके बाद में इंडियंस की एंट्री बंद हो जाएगी। तो इस तरीके के ये रोकने की कोशिश करेगा, इंडियंस को अपोज करने की कोशिश करेगा कि इंडियंस को बाहर ही रोको। ठीक है, तो हमें ये सारी सिचुएशंस इसके पीरियड में देखने को मिलते हैं। और एक सबसे बड़ा हमें यहाँ पे वॉर देखने को मिलता है, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर ये करता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद भी हमें ये सब करते हुए देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि ये
ब्रिटिशर्स इंडियंस को कितना लूटना चाह रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। इन्हीं के बाद आते हैं 1880 में और 84, इसके बीच में आते हैं लॉर्ड रिपन। इसके दोनों पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। मेनली ये काम करने की कोशिश करेगा इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, इंडियंस के फेवर में काम करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये इंट्रोड्यूस करता है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया दोबारा से कि भाई जैसे पहले ब्लैक एक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन ये दोबारा से लेके आते हैं कि भाई इंडियंस को राइट है, इंडियंस इसमें जो जजमेंट दे सकते हैं वो इंडियंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल को लेके आए लॉर्ड रिपन, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन लेके आए थे, इसको रिपील कर दिया। बोले भाई ये सब गलत है, सबको राइट है अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करने का, अपनी बातें एक्सप्रेस करने का, सबको राइट है, तो हटाइए इसको, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं चलेगा। तीसरी चीज, इन्होंने वापस से जो एज लिमिट, जो एज कैप लगाई थी वो रिड्यूस की और उसको हटाया और उसको बोला गया नहीं 19 ईयर्स नहीं, अब 21 ईयर्स ही होगी, वो हम हटाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के काम किए। एक इन्होंने जो, क्योंकि लिबरल माइंडसेट है इनका, लिबरल है ये, ठीक है, क्या है वो आगे चल के डिस्कशन करेंगे। लॉर्ड रिपन, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया, छोटे लेवल पे लेके गए, और लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, साथ में 1881 में ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक्ट दैट इज नोन एज फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। और इसमें बोला गया, देखो अब ये जो एक्ट लेके आ रहे हैं इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे वेस्टर्न एजुकेटेड, क्योंकि जो कमर्शियल पर्पज से देखेंगे, जो यहाँ पे कैपिटलिस्ट माइंडसेट के होंगे, जो ये कहेंगे कि नहीं ये एक्ट है, ये गलत है। फैक्ट्रीज एक्ट को ये अपोज करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, क्योंकि देखो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसको रोकने के लिए ये इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें बोला गया बिलो 7 ईयर्स, बिलो 7 ईयर्स आप किसी भी बच्चे से फैक्ट्री में किसी भी तरीके का काम नहीं करवा सकते। उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया कि 7 साल से नीचे के कोई भी बच्चा होगा, आप उनको चाइल्ड लेबर में आप उनको पुश नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आप 12 ईयर्स से नीचे के बच्चे से बात करोगे, कर सकता है कि भाई कोई काम करना चाह रहा है जो 12 ईयर्स से नीचे है, अगर आप उनसे काम करवा रहे हो तो उनका वर्किंग आवर फिक्स होगा। उनको ऐसा नहीं है कि आप दिन रात उसको लगा के उसको काम करवा रहे हो, नहीं, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। और साथ में इसी एक्ट में बोला गया कि 4 days हॉलीडे होना चाहिए इन अ मंथ, एक मंथ में 4 दिन की छुट्टी आप दोगे। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है संडे का, कि संडे को छुट्टी डिक्लेयर की जाती है कि 4 days छुट्टी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के काम करते हैं लॉर्ड रिपन। पॉइंट क्लियर है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आपको पता होना चाहिए, जो कि 1885 के पीरियड से पहले, कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले होते हैं। ठीक है, इन्होंने, लॉर्ड रिपन है, इन्होंने ही इंडियंस को बोला कि भाई देखो मैं आपके लिए इतना सारा काम करना चाह रहा हूँ। जैसे आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, कब खून खोलेगा रे तेरा। इंडियंस को ये कुछ इस तरीके से बोलते हैं। जब ये जाते हैं वापस 84 में, जब ये वापस जाते हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं आपको यूनाइट करने की कोशिश कर रहा था, मैं आपके लिए इस तरीके का काम करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों की यूनिटी है ही नहीं, आप लोग यूनाइट ही नहीं हो पा रहे हो, तो मैं कैसे आपके अंदर चेंज लेके आऊँ। आप पहले अपने ऊपर काम कीजिए, और यही एक स्पार्किंग पॉइंट होगा जहाँ से इंडियंस को लगेगा कि हमें यूनिटी कंसिडर करनी चाहिए, हमें लोगों के साथ में मिलना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए।
वहीं से हमारे पास में कांग्रेस की फॉर्मेशन होगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।